Hello students. So today we are going to continue with our history chapter number 1, arrival of Europeans in India. So students, लास्ट लेक्चर में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपांसन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 सीई एंड 1857 सीई। ये 100 साल के स्पैन में, 100 साल के टाइम में ब्रिटिश एम्पायर कैसे एक्सपांड हुआ। सो पॉइंट टू पॉइंट जाने वाले हैं, एक एक करके पॉइंट लेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा। सो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। इस टाइम पे यानी 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, लग गई थी पैसे बनाने में। क्यों? क्योंकि हमारे जो औरंगज़ेब थे, जो मुग़ल एम्पर औरंगज़ेब थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेडिंग का ऑप्शन दे दिया था, यानी ब्रिटिशर्स को कस्टम ड्यूटी पे करना नहीं था। वो जितना चाहे उतना ट्रेडिंग कर सकते थे, उनको कस्टम ड्यूटी पे करना नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते। As we know, Britishers were not paying the tax to Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, but with that the other private traders also didn't pay the tax. अब हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स टैक्स पे नहीं कर रहे थे, कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर रहे थे, उनके पास परमिशन थी औरंगज़ेब की। उस टाइम पे जो बंगाल का नवाब था वो था मुर्शिद कुली खान। अब जब ब्रिटिशर्स टैक्स पे नहीं करते, कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर रहे थे, तो इसका इफेक्ट दूसरे ट्रेडर्स पे भी पड़ा। उन लोगों ने भी फिर जो कस्टम ड्यूटी होती है, जो सेल्स टैक्स होता है, वो पे करना बंद कर दिया था। इसका एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ा वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन द बंगाल रिड्यूस्ड। बंगाल की जो इनकम थी, जो टैक्स कलेक्शन से आती थी, जो रेवेन्यू कलेक्शन से जो इनकम आती थी, वो रेड्यूस हो गई, वो धीरे धीरे कम होती गई। इसका इफेक्ट क्या पड़ा? द डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान। और फिर डिस्प्यूट चलता था ब्रिटिशर्स के बीच में और जो बंगाल के नवाब के बीच में। बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद आए अली वर्दी खान, उनके लड़के। और अली वर्दी खान और ब्रिटिशर्स में हमेशा डिस्प्यूट रहता ही था। अब अली वर्दी खान और ब्रिटिशर्स के बीच में ग्रेजुअली डिस्प्यूट चलता था। ग्रेजुअली जो टैक्स कलेक्शन था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, ग्रेजुअली रिड्यूस होते गया बंगाल का। आफ्टर अली वर्दी खान ही सन सिराजी उदावला टुक चार्ज। अब अली वर्दी खान के बाद अली वर्दी खान के लड़के सिराजी उदावला को बंगाल का नवाब बनाया गया। ही गॉट इन्वॉल्व इन अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी, किसकी? सिराजी उदावला की, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिराजी उदावला एंड बैटल ऑफ प्लासी। सिराजी उदावला का ब्रिटिशर्स के साथ एक वॉर हुआ था, एक बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं 3 मार्क्स में। ओके, सो हमको पॉइंट टू पॉइंट एकदम ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट आता है, सिराजी उदावला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। 1756 में सिराजी उदावला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन वॉज सिराजी उदावला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल? सो अपना आंसर होगा 1756। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर वेर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो टैक्सेस को लेके, जो कस्टम ड्यूटी को लेके हमेशा डिस्प्यूट चलता था, किसका? सिराजी उदावला का और ब्रिटिश मर्चेंट्स का। सो ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, पे द टैक्स एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हमारे जो बंगाल के नवाब है सिराजी उदावला, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जो भी फोर्ट्स है, जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स है, उसको फोर्टिफाई, किलाबंदी या दीवार नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? पहले टैक्स पे करो प्रॉपर, जो सब टैक्स पे करे उसी हिसाब से तुमको टैक्स पे करना होगा और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलना होगा।
ब्रिटिशर्स ये बात माने नहीं। सिराज ऑप्ट फॉर वार एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। और कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स के गोडाउन्स थे, जो फोर्ट्स थे, उनके जो माल रखने की जगह थी, उसको तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा? सिराज उद दौला ने, क्योंकि सिराज उद दौला के कंडीशंस के हिसाब से ब्रिटिश चल नहीं रहे थे। अब जब ब्रिटिशर्स को कलकत्ता में से निकाल दिया गया तो फिर क्या हुआ देखते हैं। तो ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो फिर ब्रिटिशर्स ने अटैक करा, काउंटर अटैक करा, रिवर्स अटैक करा। किस पे? सिराज उद दौला पे। और तब इनका कैप्टन बना रॉबर्ट क्लाइव। Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Siraj ud Dawla, with a promise to pay the throne of Bengal to him and convinced him to join his side. अब जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो लीडर था ब्रिटिशर्स का, उसने एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मूव प्ले करा। उसने क्या किया? ब्राइब किया, रिश्वत दी। किसको? मीर जाफ़र तब कौन था? कमांडर इन चीफ था सिराज उद दौला का। उसने उसको ब्राइब दी, रिश्वत दी। क्या दिया रिश्वत में? कि वो तू हमारे साइड आ जा। जो मीर जाफ़र है वो किसके साइड चले जाए? ब्रिटिशर्स के साइड चले जाए, और हम किसको हरा दे? सिराज उद दौला को। सिराज उद दौला जब हार जाएगा तो मीर जाफ़र को सिराज उद दौला की जगह मिलेगी, यानी जो अगला बंगाल का गवर्नर बनेगा, जो अगला बंगाल का जो नवाब बनेगा, वो कौन बनेगा? मीर जाफ़र। और ये बात मीर जाफ़र मान भी गया, वो ब्रिटिशर्स के लालच में आ गया। देखते इसका इफेक्ट क्या हुआ। अब विद द हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब क्या इफेक्ट क्या हुआ? ये जो बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का जो बैटल हुआ था, सिर्फ हाफ डे का था, आधे दिन का ही था। मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था, दोपहर में ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो कमांडर इन चीफ था, सिराज उद दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साइड चले गया था। जब दोनों बैटल फील्ड में ब्रिटिशर्स और सिराज उद दौला, तो जो मीर जाफ़र था उसने हाथ खड़े कर लिए, उसने अपनी हार स्वीकार ली, उसने ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दिया। जैसे ही उसने ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर करा तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद दौला को पकड़ा और उसको मर्डर कर दिया गया था। और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के अंडर पूरा बंगाल चले गया था। और इसी बैटल को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। कौन से ईयर में? इन ईयर 1757। This was the first war fought by the company in India which marked the beginning of British rule in India। और ये पहला वार था जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश की कंपनी है, उनका और इंडियंस के बीच में हुआ था। और इसके बाद ही जो ब्रिटिशर्स का था, उनका साम्राज्य इंडिया में धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता गया। दिस द वॉर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये वॉर को जो ब्रिटिश का साम्राज्य था, जो इंडिया में उन्होंने स्थापित किया था, इसको टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लासी के बारे में, कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसको बैटल ऑफ प्लासी क्यों कहा जाता है? बैटल ऑफ प्लासी इसलिए कहा जाता है कि वो एक गांव में लड़ा गया था। वो गांव का नाम था प्लासी। अब वो गांव का नाम प्लासी कैसे रखा गया उसके बारे में पढ़ते हैं। द ओरिजिनल नेम इज पलासी, द ट्री ऑफ पलास, खाखरा। एक्चुअली पलासी उसका ओरिजिनल नेम था पलासी। जो बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं उसका ओरिजिनल नेम पलासी था। पलासी क्या होता है? एक झाड़ होता है, एक ट्री होता है। द फ्लावर ऑफ पलास ट्री आर सैफ्रॉन इन कलर, केसर कलर के होते हैं। एंड आर यूज्ड इन मेकिंग कलर्स इन होली। और होली में जो कलर बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, पलास के पत्तों का यूज़ होता है। वो केसर कलर के होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हो आपके डाउट, या कॉल कर सकते हो। ओके।